स्टार्ट करें। करें। तो हमने कल भी फर्स्ट एड ही देखा था। ये फर्स्ट एड का लास्ट क्लास है फर्स्ट एड की। ये क्योंकि थोड़ा सा रह गया था अपना, तो इसमें अपन लोग इसको आगे और देखते हैं कि फर्स्ट एड में और क्या क्या हो सकता है। तो कल हमने ये देख लिया था कि स्वच्छता बनाए रखना है हमारे को। जो फर्स्ट एड वर्क प्लेस है उसको स्वच्छता बनाए रखना है। ठीक है। और जो फर्स्ट एड करता है, जो फर्स्ट एड प्रदान करता है, उसको भी हाथों को धोकर सुखा लेना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए, ताकि क्या है, इन्फेक्शन से बचा जा सके। ठीक है। देन उसके बाद साफ क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। बैंडेज लगाने से पहले हमेशा घाव को पानी से पूरी तरह धोएं, पानी से भी बोले थे, और डेटॉल से भी धोना है। ठीक है। और डायरेक्ट कट पर उस पे ये नहीं लगाना है, क्या, कोई भी क्रीम या दवाई नहीं लगाना है हमको। पहले उसको साफ करना है पानी से, फिर उसके बाद उस पे बैंडेज लगाना है। ये हमने कल तक देख लिए थे। अब हम आगे देखें क्या है। आगे जानना है हमारे को कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर, सीपीआर पे मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, हाई स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि सीपीआर बहुत ज्यादा जरूरी है। सीपीआर जो जान लेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआर जानना। क्यों? क्योंकि सीपीआर यदि आम लोग तक भी ये बात पहुंचती है तो किसी की हम लाइफ को बचा सकते हैं, इससे जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए हम सीपीआर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने आई थिंक 2-3 स्लाइड में पढ़ा चुका है सीपीआर को, क्योंकि इसको बहुत स्प्रेड करना है मेरे को, और इस पे स्ट्रेस भी देना है थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको थोड़ा ट्रेनिंग करके भी देखेंगे अपन, और ये करके कैसा होता है। क्योंकि इससे क्या किया जा सकता है, जीवन बचाया जा सकता है। पहले तो अपन सीपीआर का फुल फॉर्म जान ले क्या होता है, कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। कार्डियो, ये लिखा हुआ है कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन, मैं इसको रिसिशन पढ़ता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को जो लगे वैसा पढ़ना, कार्डियो पल्मोनरी रिफ्यूजन। ठीक है। ये एक जीवन रक्षक हो सकता है, और सही में जीवन रक्षक होता ही है। इससे बहुत लाइफ को बचाया जा सकता है। क्योंकि तुम देखना कि शायद तुम्हारे नजर में आया हो या ना आया हो, कभी कभी क्या होता है, आदमी चलते रहता है और अचानक से उसकी सांस रुक जाती है और गिर जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट होता है, हृदयघात होता है, जो हार्ट स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हार्ट अटैक, वो उस टाइप के। तो जब कार्डिक अरेस्ट आएगा ना, तब सीपीआर एक अमृत के समान है। उस समय पे अगर आप उस समय सीपीआर जानते हैं, तो आप उसकी लाइफ बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। ठीक है। उसके जीवन को बचाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आप उसके जीवन को बचाया जा सकता है यदि कोई सीपीआर जानता है। यदि आप लोग सीपीआर जानेंगे तो उसके जीवन को बचा पाएंगे। आपके सामने यदि कोई व्यक्ति को सांस लेने, पता है ना, जैसे कार्डिक अरेस्ट आएगा तो उसको सांस लेने में समस्या होगी, और क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो उसे तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर दें, उसको तुरंत सीपीआर करना है। अगर आप सीपीआर की आपको जानकारी नहीं है, ध्यान रहे, जैसे आपने यहाँ पढ़ लिया, हमको पूरी पूरी जानकारी नहीं है, हमने पहली सेफ्टी में पढ़ रखा है, जब तक हमको पूरी जानकारी ना हो हमको उस पे काम नहीं करना या उस चीज को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो कोशिश बिल्कुल नहीं करें। ठीक है। क्योंकि उल्टा सीधा और कुछ हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है, नुकसान के ही ज्यादा चांस रहेंगे। कुछ लोग गलत तरह से करने लगते हैं, तो ये नहीं करना है हमको। यदि पता भी है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो गलत तरीके से नहीं करना है, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं करना है। ठीक है। जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो वहां को बिल्कुल कोशिश नहीं करना है कि हमारे को वहां सीपीआर करने लगे। ठीक है। बेहोश व्यक्ति के लिए आसपास लोग ना हो। जब कोई सीपीआर हो जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो उसके आसपास लोगों को नहीं रखना है। उसके आसपास लोग रहेंगे तो क्या होगा, फ्रेश एयर नहीं आ पाएगी। ठीक है। तो वो करना है। तो सही प्रक्रिया, यदि उसके आसपास काफी लोग होते हैं तो सही से नहीं हो पाता है, बहुत हल्ला होगा, ये होगा, तो वो सही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इस क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो ये क्या होगी, बहुत लाभप्रद। अगर इसको सही में, यदि आपने एक अच्छा स्किल्ड है आपके अंदर और बहुत उसमें आप केयरफुली ये काम करते हैं उसके लिए, तो उससे उसकी लाइफ बच जाएगी, ये कंफर्म है। और ऐसा हुआ भी है कई एक दो बार। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये ऐसा ये इससे ऐसा दबाना है। ठीक है। इसने एक को हाथ ऐसा रखा है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस होती है ना, ये वाला जो देख रहे हो, ये हाथ को कैसा इसने मोड़ा है, ऐसा मोड़, ऐसा ये जो उंगलियों में उंगली, एक के ऊपर एक उंगली करना है, ये हथेली को एक के ऊपर एक करना है, देन उसके बाद उंगलियों को फंसा लेना है। समझ रहे हैं।
वो ये डायग्राम में देख पा रहे हो अच्छे से। इसके बाद सीपीआर करना है। और ये चेस्ट, ये जो दिख रहा है ना चेस्ट, चेस्ट में आप जब देखेंगे, अपने चेस्ट पे थोड़ा हाथ रख के देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिब्स के पास से थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा गैप रहता है, और नाली टाइप दिखती है ना हमारे को, नैरो नाली जैसे एक चैनल टाइप दिखता है। तो इसके यहाँ पर रख के, और ये दो इसके बीच में, ये निप्पल्स के बीच में यहाँ पर प्रेशर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ से प्रेशर देना है और ऐसा करना है। ठीक है, और आगे मैं एक इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, देख पा रहे हो? यहाँ पर देखना, ये थोड़ा हाथ फंसाने के लिए दिखाएगा, ये हाथ फंसाते दिखाया, उसके बाद ऐसा करना है। ये देखो कैसा प्रेशर दे रहा है ये, यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाई गई कि हाथ कैसे फंसाना है पहले आपको, ये, इसके बाद ये ऐसा प्रेशर देना है। ठीक है, ये मैडम देखो दे रही है, जानबूझ के बिल्कुल नहीं हो जाना है ना, कहीं पर वर्क प्लेस में मैडम खड़ी है तो हम कार्डिक अरेस्ट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि जैसे कोई आया तो मैं कार्डिक अरेस्ट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ये वाले को अच्छे से देखो, इसको मत देखो, इसको देखो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन दिमाग तुम्हारा इधर ही जा रहा होगा, कोई ना, ये ठीक है। पहले पहले तुम इसकी डेफिनेशन देखो, बाद में डायग्राम देखना। पहले डेफिनेशन देख रहे हो कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम सांस क्या होती है। जब कोई व्यक्ति होता है जो इंजर्ड पर्सन होता है, रोगी, रोगी तो एकदम हम रोगी के हिसाब से थोड़ा हमारे दिमाग में कुछ अलग ही चीजें आती है। जब कोई इंजर्ड पर्सन होता है तो उसको क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, जैसे कार्डिक अरेस्ट टाइप कुछ आ गया उसको, या उसको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो उस समय क्या होगा, वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएगा, गिर जाएगा या कुछ ये हो जाएगा। तो उसको हमारे को क्या होता है, एक आर्टिफिशियल क्या देना होता है, सांस, श्वसन देना होता है उसको। तो ये याद रखे कि जब कोई भी इंजर्ड व्यक्ति होगा तो उसको सांस लेने में अगर कठिनाई होती है तो उसको उस समय क्या देना है, हमारे को आर्टिफिशियल सांस देना है। ठीक है, आर्टिफिशियल कृत्रिम सांस देना है, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल श्वसन या कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो यहाँ, ये मैडम इनको दे रही है कृत्रिम सांस, दे रही ना, ज्यादा मत देखो, अब हो गया। ठीक है, कृत्रिम सांस देने की दो विधियां होती हैं। तो ये जो मैडम जो कृत्रिम सांस दे रही है इसको क्या बोलते हैं, माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ठीक है, अब जो कृत्रिम सांस की जो देते हैं उसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और उन दो मेथड का नाम क्या क्या है, एक है सिल्वेस्टर मेथड है और एक है शेफर्ड मेथड। इन दो मेथड को याद रखना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ें, सिल्वेस्टर को। सिल्वेस्टर में सबसे पहले क्या करना है, जो व्यक्ति है जो इंजर्ड हो गया है या जिसको सांस लेने में कठिनाई जा रही है, तो उसको पहले ऐसा चित्त कर देना है, सीधा प्लेन, चित्ता बोलते हैं जिसको, चित्ता, चित्ता मतलब चित्ता पलटा देना है। इसका डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, ये देखो कुछ इस टाइप से पलटा देना है, ये देखो दिख रहा है ये, हाँ ये ऐसा पलटा देना है। ठीक है, ऐसा पलटा देने के बाद, ऐसा यानी चित्त कर देने के बाद उसके ऊपरी भाग के कपड़ों को क्या करना है, खोल देना है। ऊपरी भाग के खोलना है, हाँ ध्यान रहे अच्छे से, नहीं तो तुम कहीं कोई और भाग के खोल दो। ऊपरी भाग के ही खोलना है कपड़े, या तो खोल देना है, उतार लेना है, ठीक है, या फिर क्या कर देना है, उनको ढीले कर देना है। अब उस समय तुम्हारी इच्छा कैसे करना है, ठीक है, ढीले कर देना है या जो भी। रोगी को चित्त अवस्था में लिटाना है, अभी जो दिखाया मैंने, चित्त अवस्था में लिटा देना है। इसके बाद रोगी के कंधे के नीचे, जो कंधे होते हैं उसके नीचे क्या रखना है, तकिया रख देना है हमारे को। तकिया उस समय अवेलेबल ना हो तो कोई आपके पास कुछ हो सकता है, स्कार्फ हो सकता है, गमछा हो सकता है, उसको रखना है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर, समझ गए, कंधों के नीचे पे तकिया रख देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट एड जो दे रहा है, जो व्यक्ति जो फर्स्ट एड दे रहा है, उसको क्या करना है, घुटनों के बल पे बैठ जाना है। अभी मैं फोटो में दिखाऊंगा अभी कैसे घुटनों के बल बैठ जाना है। और रोगी के दोनों हाथों को पीछे लाकर कोहनियों को जमीन से स्पर्श करवाना है। ठीक है, कोहनियों को जमीन से स्पर्श कराना है। ऐसा करने से रोगी को क्या आएगी, सांस आएगी। पीछे करेगा तो वो जो है उसकी जो कोहनियों को जमीन से स्पर्श कराएगा तो क्या होगी, सांस आएगी। अब रोगी के दोनों हाथों को या बाहों को मोड़कर उसकी छाती के अनुसार, चित्र के अनुसार, अभी मैं दिखाऊंगा वही बोल रहा हूँ, चित्र के अनुसार मोड़कर दबाना चाहिए।
ठीक है, उसको ऐसा करके उसको मोड़ के दबाना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ये दबाया होगा ये देखो ये दबा रहा है, ठीक है, इसको दबाना चाहिए। इससे हवा क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, इससे हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। इस प्रकार दोनों क्रियाओं को 1 मिनट में कितने बार करनी है, 10 से 12 बार करना है 1 मिनट में। क्रमवार करके रोगी को कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसी क्रिया को 1 मिनट में 10 से बार करके क्या देते हैं, कृत्रिम सांस। इसके पहले वाला जो देखे थे जो मैडम उसको दे रही थी, कौन सी सांस थी, माउथ टू माउथ, ये सिल्वेस्टर है, ठीक है। यदि उपचार करते समय रोगी की जीभ को दूसरा व्यक्ति बाहर निकालकर साफ रुमाल से साफ कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखो क्या होता है, उसके जो मुंह के अंदर कुछ सलाइवा ज्यादा हो गया हो या कुछ ये हो गया हो जो ब्लॉक कर रहा हो, तो उससे क्या करेगा, एक व्यक्ति थोड़ा सा उसके मुंह को खोल के जीभ को थोड़ा ये करे और साफ रुमाल से साफ कर दे तो और बेहतर तरीके से वो सांस ले पाएगा। यह क्रिया तब तक की जाती जब तक रोगी स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू ना कर दे, ठीक है, वो खुद से सांस लेना शुरू ना कर दे। तो आप इसको डायग्राम में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये देखो सबसे ये जो है ये एनिमेशन में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इसको चित्ता लेटाना है, चित्ता लेटा दिए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपरी भाग के कपड़ों को ढीला कर लेना है या उतार लेना है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है समझ रहा हूं, ये ढीला कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे सीधे ही करोगे तो सांस क्या होगी, अंदर आएगी, पहले अंदर आएगी, ठीक है, ये ऐसा खींचोगे तो देखो खींच रहा है। उसके बाद ऐसा दबाओगे तो बाहर आएगी, लिखा है ना इधर, दबाने के बाद बाहर निकलती है हवा। चित्र के अनुसार छाती को मोड़ोगे तो बाहर आती है, पहले खींच वो करोगे, कोहनियों को जमीन से स्पर्श कराओगे तो अंदर जाएगी। जैसे जमीन से इसने स्पर्श कराया, ये वाला ये प्रोसेस यहाँ मैं 2D में ये बना के रखा है, ये देखो ये वाला, इसको ऐसे जमीन से इसने ऐसा ये करके रखा है, तो अभी क्या सांस क्या हो रही है, अंदर आ रही है। इस प्रोसेस में सांस क्या हो रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है, सांस बाहर जा रही है। तो तुम इसको ये इसमें GIF में भी देख लो कैसा कर रहा है वो, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना कि कैसा कर रहा है वो। सबसे पहले हमको ये करना है, ठीक है, पहले ये करना है, इससे क्या होगी, सांस अंदर आएगी। फिर दूसरे नंबर पर ये करना है जिससे सांस बाहर जाएगी, समझ रहे हैं। बीच में तकिया भी देना है, ये दिया है तकिया। प्रोसेस समझ में आ गई वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ओके, इस मेथड को क्या बोलेंगे, सिल्वेस्टर मेथड बोलेंगे। ओके, जो मैंने उधर लिखा है वही यहाँ पर प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए अपन, शेफर्ड मेथड। दो मेथड पढ़ने का था, तो ये शेफर्ड मेथड है। इसमें रोगी को कैसे, जो इंजर्ड पर्सन होगा या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको कैसे लेटाना, इसमें इस प्रोसेस में शेफर्ड में, औंधा मतलब उल्टा। अभी पहले चित्ता लेटा दिए थे, अब इस मेथड में क्या करना है, औंधा लेटा के फर्स्ट एड देना है, समझते नहीं, ठीक है। इस विधि में रोगी को औंधा मुंह लिटाया जाता है, औंधे मुंह लिटा दिया जाएगा और बाहें को सिर की तरफ करके रखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे अभी डायग्राम दिखा रहा हूं, ये देखो ये दिख रहा है, बाहें को सिर की तरफ कर दिया इसने औंधा लिटा के, ठीक है, रखा जाता है। इस विधि में भी रोगी के ऊपर के वस्त्र को ढीले करना है, ऊपर के ही वस्त्र करना है, ठीक है, ढीले कर देने चाहिए, वस्त्रों को ढीले करना है। अब सहायक मतलब जो फर्स्ट एड दे रहा है, सहायक व्यक्ति को रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथ, पीठ पे बैठना है, हाँ, कहीं और मत बैठ जाना, पीठ पर बैठ के दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना है, ठीक है, पसलियों को दबाना है दबाना चाहिए, जिससे रोगी के फेफड़ों की हवा क्या होगी, बाहर निकल जाती है। यह हवा नाक के रास्ते से बाहर निकलती है, ठीक है, यह हवा नाक के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। और सहायक को चित्र की भांति, अभी चित्र और देखेंगे हम, चित्र की भांति अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी की पीठ को दबाना चाहिए। पहले पसलियों को दबाया तो क्या हुआ, हवा बाहर निकल गई, अब पीठ को दबाएगा तो
अंदर आएगी, हवा अंदर आती है। ठीक है, ये और इस प्रक्रिया को हम 1 मिनट में कितने बार करना है? 10 से 20 बार करनी चाहिए। और जब तक करनी है जब तक जो इंजर्ड पर्सन है या रोग वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है खुद से सांस लेना स्टार्ट ना कर दे, तब तक हमको ये प्रोसेस को करते रहना चाहिए। हमको ये याद रखना है कि पसलियों को दबा रहे तो हवा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ठीक है ना, हवा बाहर निकल रही है। और पीठ को दबा रहे हैं तो हवा, हाँ, तो सांस मतलब वही है, हवा अंदर आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये डायग्राम देख रहे हो, पीठ को दबा रहे हैं तो क्या हो रही है? पीठ को दबाया तो अंदर आई हवा, और पसलियों को दबाया तो बाहर गई। ठीक है, इस पोजीशन पे कर देना है हमारे को। ये देख रहे हो, सबसे पहले इसने पीठ को दबाया, फिर उसके बाद पसलियों को दबाया। ठीक है ना, ये इसको देखो, ये सही समझ में आ रहा होगा। कपड़े भी उतार दिया इसके। ठीक है, ढीले करने हैं उतार के, और ऐसा दबाना है। ऐसा ये कुछ ज्यादा आगे पीछे बैठ गया है, इसको ध्यान देना। चलो, ज्यादा नहीं सोचना है इस पे, तुमको ये बस याद रखना है कि ये कैसा क्या क्या है। समझ में आ रहा है ना? शेफर्ड मेथड समझ में आई? मेथड ओके, इसको अच्छे से ऐसा देख लें और अच्छे से कि पहले हमको ये करना है, फिर दूसरे पे ये करना है। ठीक है, अब और हाँ, घुटनों के बल ही बैठना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, ओके, ये 2 मेथड देख लिए। थोड़ा मेरा सेफ्टी पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि जब तक आप सेफ नहीं रहेंगे तब तक सही काम हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सेफ्टी को 2-3 दिन खींचा है। ठीक है, सुरक्षा क्या है? सेफ्टी क्या है? सुरक्षा का मतलब हार्म, डेंजर, हजार्ड, रिस्क और एक्सीडेंट या इंजर या डैमेज से प्रोटेक्ट करना ही अपने आप को, मशीन को और वर्कशॉप को, या अदर हमारे दैनिक जीवन में भी इन चीजों से अपने आप को या अदर लोगों को भी प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये सुरक्षा की डेफिनेशन है। हार्म, डेंजरस, हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंजरी और डैमेज से प्रोटेक्ट करना। ये आप भी हो सकते हैं। हमने 3 टाइप की सेफ्टी पढ़ा था ना, पढ़ा था, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। तो इन सब को इससे प्रोटेक्ट करना सेफ्टी कहलाता है। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल मतलब हमारे व्यवसाय से संबंधित क्या है, हमारे व्यवसाय से। वैसे तो हमने जो पढ़ ली वो है, वही चीजें हैं। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हम कार्य करते हैं, हमारा जो व्यवसाय है। अब जो व्यवसाय से जो देखो, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी ये तो है ही है, ये तो हर जगह करना है। लेकिन अब जहां हम पर्सनली काम कर रहे हैं, जो हमारा मेन व्यवसाय है, ये तो हर जगह चलेंगी जो 3 सेफ्टी है। लेकिन जो अब हम जो काम कर रहे हैं, इस पे क्या सेफ्टी होनी चाहिए? जो जो काम पर्टिकुलर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जहां यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हम कार्य करते हैं वहां हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है, तो फिर कार्य कैसे करेंगे? हम स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में सही नहीं होगा और सेहत पर क्या पड़ेगा? गलत असर पड़ेगा। अब क्या होगा, जहां पर अब आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ, जहां काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको सफोकेशन होगा, तो समस्या होगी ना, नींद आएगी, या ज्यादा ही सफोकेशन हो गया तो बेहोश हो जाओगे। ठीक है, प्रॉपर लाइट नहीं है तो इधर उधर हाथ चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें होती है। जो देखो यहाँ लाइटनिंग का व्यवस्था है, कम है, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई व्यवसाय इसका पढ़ाई कर रहा है, मैंने ये वाला फोटो डाला है। लेकिन आप लोग जब वर्कशॉप में काम करेंगे, लाइट नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं बन जाएंगी। मशीन सही से नहीं चला पाओगे, अगर मशीन सही से चल गई तो कहीं लाइट ना हुआ तो कुछ और भी समस्याएं बन सकती है, दिखेगा नहीं प्रॉपर तुम्हारे को। ठीक है, इन सब चीजों का ये है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होना चाहिए, शुद्ध जल की, नहीं तो हेल्थ हजार्ड बहुत जल्दी होगा, बीमार पड़ जाओगे। तो व्यवसायिक है, वहां पर जो जो चीज, यदि कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां पर उससे सेफ्टी होनी चाहिए।
ठीक है, ये चीज का है यहाँ पर। तो जहां व्यवसायिक जो हो, जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड वहां पर सेफ्टी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करना भी है। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन है, मतलब नियम कानून है, कानून नियम है। प्रत्येक उद्योग में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को सही ढंग से लागू करें, बिल्कुल करना चाहिए। यदि आप कोई उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए आपने। इसके लिए एक वैधानिक विधि द्वारा लागू किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसके लिए सेफ्टी नियम्स बने हुए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल है ना रेगुलेशन। अब जैसे कि ये एक है, जैसे कि 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को उद्योग में काम नहीं कराना चाहिए, ये कानून है ना। उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा लोग अभी ये कर रहे हैं। अभी मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी तो उस पे ये बोला गया था आप लोगों को इम्प्लांट ट्रेनिंग में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए पहले आप लोगों का तो क्या बीमा नहीं है, तो ये बीमा पहले किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का बीमा किया जाएगा, होना चाहिए। सभी उद्योगों को इस एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए। ठीक है, इससे उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बिल्कुल सुनिश्चित होगी। जब आप श्योर होंगे कि हाँ हमको कुछ नहीं होगा, हेल्थ हजार्ड कुछ नहीं होगा, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, बी कॉन्फिडेंस कर पाएंगे, आपका इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका है, कि सभी राज्यों में इस एक्ट को सबसे पहले लागू किया जाता है। अपना पहले से ही फंडा है, जान है तो जान है, तो ये मेन चीज है। ठीक है, जान है तो जान है, ये जान कोई और जान नहीं है। ठीक है, ये हमारी जान, मतलब वही जान है। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, व्यवसायिक खतरे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्यवसायिक खतरों में क्या क्या आता है, हमको ये देखना है कि आप कोई भी व्यवसाय करने जाएंगे तो आपको वहां पर क्या क्या खतरे आ सकते हैं। देखो, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का अर्थ उद्योग में काम करने से यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक की सेहत खराब हो जाती है और बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जैसे यानी ऐसा ही वही ना, वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब वही, जैसे कोई कोल माइन में काम कर रहा है तो माइन के अंदर गया है तो उसको एक लाइफ हजार्ड है ना, लाइफ रिस्क है ना। और जो कपड़ा उद्योग में काम कर रहा है तो वो कॉटन आता है तो उसके जो फेफड़े विफड़े में चला जाता है तो उसको भी तो लाइफ हजार्ड है ना, बायोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा, फिजिकल हजार्ड हो जाएगा। तो उसके कारण उसको सेहत खराब हो जाएगी, हो जाती है ना, बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ जाएगा तो मौत भी हो सकती है, इट में भी पॉसिबल। जैसे अब अधिक आवाज के कारण सुनाई नहीं देना, बिल्कुल सही बात है। तुम बहुत तेज आवाज में सुनोगे ना तो हो जाता है, बहुत तेज आवाज सुनो तो डायरेक्ट कान के पर्दों पर असर होता है, पर्दे फट जाते हैं और आप लोग क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। इसके लिए एग्जाम्पल है मेरे पास, वैसे मेरे क्योंकि परिचित के जो हैं वो उनके साथ ऐसी हुआ है, तो उनको आजकल सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, रेडिएशन की वजह से चर्म रोग हो जाना, रेडिएशन ये बहुत खतरनाक होता है, इसकी वजह से चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर सूट होना चाहिए। यदि एक्सपायर कूलेंट यूज कर रहे हैं तो उससे आपको चमड़ी का रोग हो जाएंगे, उसके लिए प्रॉपर आपको कि एक्सपायर कूलेंट ना दे वो। ठीक है, तो दिए जा रहे हैं। बिजली के स्पार्क से झुलस जाना, रासायनिक उद्योगों में गैस की वजह से आंखों में जलन होना, रासायनिक जैसे ये अभी तो गैस उद्योग उद्योगों का तो नहीं कहता मैं, लेकिन आप लोग अभी रास्ते से आते होगे तो नॉक्स निकलते हैं गाड़ी से, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी टू व्हीलर के इससे या फोर व्हीलर से, तो आंखों में जलन होती है ना हमारे। ठीक है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ये सभी चीजें क्या हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। और अब क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल हजार्ड्स, यानी शारीरिक खतरे, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा ये ऐसी मैंने सीक्वेंस, मैकेनिकल यानी यांत्रिक खतरा, केमिकल हजार्ड रासायनिक खतरा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड बिजली के खतरा, बायोलॉजिकल मतलब जैविक खतरा, एर्गोनॉमिक मतलब एर्गोनॉमिक खतरा, जो बॉडी पोस्चर होता है उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, कि हमको लोड कैसे उठाना है उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। फिजियोलॉजिकल हजार्ड शारीरिक खतरा क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक खतरा क्या हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसको अब हम वन बाय वन देखते हैं कि
हमारे को शारीरिक खतरे और क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल हजार्ड। हमको फिजिकल हजार्ड किस किस वजह से हो सकते हैं खतरे? नॉइस से, आवाज से, ठीक है, आवाज से हो सकते हैं ना। हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस से, ये देख रहे होगे, ये इसको हीट और कोल्ड स्ट्रेस हो गया, ज्यादा कोल्ड हुआ, जैसे अभी ठंडी चल रही है, ज्यादा कोल्ड हो गया, ज्यादा इससे, तो इससे फिजिकल हजार्ड होते हैं ना। कोल्ड होता है तो हम सिमटते जाते हैं, ज्यादा होता है तो दिक्कत होती है, ज्यादा यानी कोई भी चीज ज्यादा नहीं, उससे स्ट्रेस होता है, ठीक है। वाइब्रेशन से, कंपन, वाइब्रेशन मतलब कंपन। रेडिएशन से होता है, रेडिएशन से आपको फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, शारीरिक हजार्ड्स हो सकते हैं। आयोनाइजिंग से भी और नॉन आयोनाइजिंग से, इसका ज्यादा आपके इसमें है नहीं, बस ये समझ लो कि आपको फिजिकल हजार्ड किस किस वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा होगा ना, हिंदी नहीं है तो फिर भी, कि फिजिकल हजार्ड मैंने पहले हिंदी बता दिया था इसका, ठीक है। उसके बाद केमिकल हजार्ड काहे से हो सकता है आपको? इनफ्लेमेबल से हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव से हो सकता है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव से। कोई टॉक्सिक चीजों से हो सकता है, कोरोसिव चीजों से हो सकता है, या रेडिएक्टिव चीजों से हो सकता है आपको। ये है केमिकल हजार्ड, इससे हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड, बैक्टीरिया से हो सकता है आपको। बायोलॉजिकल, जैविक जिसको बोलते हैं, लिखा है जैविक, किससे? बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगी से हो सकता है, या प्लांट के कीट से हो सकता है, पेस्ट से, प्लांट पेस्ट से, या इन्फेक्शन से हो सकता है। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस हैं जो मानव में जा रहे हैं, है ना। इन चीजों से हो सकता है आपको जैविक। जैसे अभी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? अभी हम किस चीज से निपट रहे हैं? कोरोना, है ना। ये सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अभी, कि इससे हमको ये हो रहा है। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल हजार्ड देखें, किस किस से हो सकता है। आपकी ओल्ड एज हो गई, देखो ये दादा बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अब क्या करें, ठीक है। सिकनेस हो सकती है आपको, बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं तो, ठीक है। फटीग मतलब थकान, फटीग मतलब थकान हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। वैसे तो ये फटीग वटीग जो है ये आपको एज की वजह से, कुछ कुछ एज और कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है फटीग में। तो हमारे को काम में इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें वैसे एज का ज्यादा ही नहीं रहता। तो इन चीजों से आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम देख सकते हो। और क्या है साइकोलॉजिकल हजार्ड? क्या होगा? वर्क एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड से। साइकोलॉजिकल, किसी से गलत तरीके से बात करोगे, अपना और दूसरे का खून खून जलाना, ठीक है ना। स्मोकिंग से हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल। एल्कोहलिज्म से हो सकता है। अनस्किल्ड से हो सकता है, आपको पता नहीं जबरदस्ती में फैले जा रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। पुअर डिसिप्लिन, अब्सेंट है आप, या आज्ञाकारी नहीं है, डिसोबीडेंट है, एग्रेसिव बिहेवियर है। जब यानी जब भी जिस किस चीज में ये करोगे, दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ना, तो आपको साइकोलॉजिकल ही होगा। सुपरवाइजर से हमारे मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, या जो भी होता है, तो साइकोलॉजिकल दिमाग पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ये होते हैं, जैसे ये दोनों देखो कैसे बात कर रहा है, ये कैसे बात कर रहा है, कैसा बैठा हुआ है, तो क्या बताएगा, ऐसी वाली बात है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। इसके बाद देखिए हम मैकेनिकल हजार्ड्स किससे हो सकते हैं, यांत्रिक खतरे हमारे को कैसे कैसे हो जाएंगे। अनगार्डेड मशीनें घुस गए उसमें, ठीक है ना, ये अनगार्डेड थी, ये यहाँ बीच में घुस गया, गया। फेंसिंग नहीं लगी थी, कूद गया कहीं पे, एक गड्ढा था, फेंसिंग नहीं थी, बिना देखे कूद गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं पहना, पीपी किट ही नहीं पहना, यानी पीपी नहीं पहना उसने, किट तो नहीं बनना चाहिए, पीपी पीपी नहीं पहना, हो गया। कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं है, पता चल रहा है कि जो मशीन में काम कर रहा है वहां का उसको पता ही नहीं है कि कंट्रोल कहाँ कहाँ से क्या क्या है, ठीक है ना। तो इन वजह से आपको मैकेनिकल हजार्ड्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल खतरे, नो अर्थिंग, अर्थिंग नहीं है तो आपको शॉर्ट लग जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लीकेज होता है कभी कभी, तो ओपन वायर है तो फ्यूज या कट नहीं है। मैडम को देख रहे हो, नहा रही है, सब सब यहाँ पर बदक विदक सब डाल ली है, लैपटॉप भी चला रही है, देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, तो लगेगा ही लगेगा, है ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं करना है। ये सब सारे सेफ्टी यूज करना है, उसके बाद ठीक है। तो अर्थिंग होनी चाहिए, और नाच समय इतना ज्यादा नहीं चला, ठीक है ना। करंट लीकेज या इससे। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स मतलब वेट उठाते समय आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये बताया कि आपको
वेट कैसे उठाना है। पुअर यदि आप ना पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक है आपके अंदर, मैनुअल हैंडलिंग मतलब आपको खुद से हाथों से कुछ चीज को कैरी कर ले जाना है यहाँ के वहां, ठीक है। तो अगर उसमें आपने सही से ध्यान नहीं दिया, हमारा नॉर्मली होता है कि हम ऐसे झुके और उठा लेते हैं ना झुक के, तो उस वजह से आपको ये हो जाएगा, एर्गोनॉमिक्स हो जाएगा, आपको बैक पेन बनने लगेगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर ये जो उठाने का तरीका है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाया गया, दिख रहा है क्या ये। अगर कोई वेट उठाना है आपको तो पहले ऐसा आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ये करना है, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना, समझ रहे हैं। रॉन्ग हो सकता है कि आपने तो उठाया सही लेकिन उसका डिजाइन ही रॉन्ग हो, या मशीन का रॉन्ग लेआउट हो, मशीन का ही लेआउट रॉन्ग हो, आपकी गलती ना हो। पुअर हाउसकीपिंग हो, मतलब आप तो सही थे, सही उठाया, लेकिन हाउसकीपिंग का मतलब होता है कि वेल अरेंज है क्या नहीं सब चीजों का। ये हाउसकीपिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टर्म है, अभी हम आगे पढ़ेंगे हाउसकीपिंग क्या होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। ऑकवर्ड पोजीशन, कैसे ही उठा रहे हैं उल्टा सीधा होके, वैसे एक इमेज और यहाँ डालने वाला था, स्टाइल से ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग टूल्स का यूज कर रहा है, कुछ भी कहीं भी डाले जा रहा है? हाँ गलत हो जाएगा। पोजीशन सही होनी चाहिए, मेन तो पोजीशन डिपेंड करती, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। और रॉन्ग टूल यूज नहीं करना है, पोजीशन बहुत सही होनी चाहिए, समझ गए होगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि एक्सीडेंट कहीं हो जाता है या कुछ हो जाता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वहां पर कैसे सूचित करना है। तो हमको ऐसा लगता है यार अभी सही, बिल्कुल ऑफकोर्स आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार कहीं भी होगा तो मैं फोन उठा के घुमा के बता दूंगा, किसी को भी लगाया फोन उठा के, लेकिन आपको लगता बहुत सरल कार्य है, बहुत सरल कार्य है ये, लेकिन होती है जब स्थिति आती है ना, तब दिमाग काम नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, हमारे साथ देखना फैक्ट होता है, जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमको पता ही नहीं लगता कि अब क्या करना है, सब एकदम दिमाग शून्य सा हो जाता है। मेरा तो हो गया है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी कुछ हुआ है, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ तो मैं एकदम शून्य हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आई क्या करना है अब। तो हो जाता है ऐसा इमरजेंसी की लेकिन उस समय हमारे को थोड़ी सी सूझ और समझदारी से, सूझबूझ से काम लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी महानता समझ बाद में आती है कि यार तुरंत पे तो नहीं आता, हादसे में दिमाग काम करे, देखो यहाँ पर लिखा है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल कर देता है। आसपास इकट्ठा हुई चीजें, भीड़ भाड़ कोई काम नहीं आती। अगर आप ठीक हैं तो आपके साथ सब हैं, और कुछ गलत हुआ तो सब भीड़ भी गायब हो जाती है आपके साथ, ठीक है, कोई काम नहीं आती। ना ही सड़क पर हुए हादसे का कोई बड़ा प्रमाण है, ठीक है। इसलिए इन बातों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए कि मैं तो एक्सीडेंट होगा तो लोग आके बचा लेंगे मेरे को या ये कर लेंगे, तो ये रखना है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देना काफी कठिन हो जाता है, चिकित्सा देने वाले को हर चीज की बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। अब एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कैसे सावधानी से संभालना है, सबसे पहले तो एम्बुलेंस को सूचित करना है। इसके लिए एम्बुलेंस हो या पुलिस को, पुलिस के लिए वैसे 100 डायल करना है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ऐसे लिख देना था मेरे को। पुलिस के लिए हमको क्या डायल करना होता है, ये तो सभी को पता होगा ना। तो एम्बुलेंस को सूचित करें, उसके बाद पुलिस को भी सूचित करें, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, इस समय पे फोन काफी काम आते हैं ना, अब आते ही आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फोन काम में आएगा। अब सूचित भी करना है तो ऐसा सूचित नहीं करना है कि बस एक्सीडेंट हो गया, उस जगह का पूरा ओवरऑल एनालिसिस करें, थोड़ी देर 5 मिनट, उसके बाद सूचित करें कि समस्या एक्चुअल में है क्या, क्या हुई है। तो वही बताया, स्थिति का गंभीर से जायजा लें, उसके बाद आप हादसे को आपातकालीन बताकर सूचित करें, उस बारे में सूचित करें, और जरूर ध्यान दें कि आपके द्वारा दी गई सूचना सच है, नहीं तो कहीं भी कुछ भी दिए जा रहे हैं। अगर कोई हादसा आपके सामने हो रहा है तो पूरे हादसे को सूचित करें। अगर आग की सूचना है तो घटना पूरी बताना है, आग लग गई सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, फायर ब्रिगेड को फोन किया और बोल दिया आग लग गई आप तो आ जाओ, ये बात नहीं हुई। आग लगी है तो किस लोकेशन पे लगी है, किस तीव्रता से आग बढ़ रही है,
और किस चीज में आग लगी है, मेन ये भी है ना। अभी हम आगे फायर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, हो सकता है आग इलेक्ट्रिकल हो और वो पानी लेके पहुंच गए, ये काम नहीं करना है। तो जो आप इमरजेंसी के समय जो सूचित कर रहे हैं उसके लिए एक पूरा पूरा ये होना चाहिए कि आपने किस चीज में आग लगी है, कहाँ लगी है, आप लोकेशन पे कौन सी लोकेशन, मतलब हर जानकारी होनी चाहिए उसमें, तब जाके फायर ब्रिगेड वाले उचित काम कर पाएंगे। इन प्रॉपर जानकारी, जो अधूरी जानकारी होती है ना, वो और भी खतरनाक होती है। ऐसा बोला जाता है ना कि यदि आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं तो वो और भी डेंजर है। ठीक है, तो पूरी जानकारी, घटना की जानकारी देना है। अगर आपके सामने कोई खतरनाक हादसा होता है तो इसका पूरा विश्लेषण करें। अगर कोई कार दुर्घटना होती है तो उसी जगह कार का पंजीयन पंजीयन संख्या और लोगों की संख्या जरूर सूचित करें। ठीक है, ताकि वो उस व्यवस्था से आए, जो रेस्क्यू टीम है या जो डिजास्टर टीम है, वो वाली टीम, रेस्क्यू टीम होती है ना जो, वो उस व्यवस्था से आए, तो उस हिसाब से आप कभी भी रिस्पॉन्ड करें। बात समझ रहे हैं? इमरजेंसी में वैसे तो काम करता नहीं है दिमाग, लेकिन अपने आप को संभालना है। इसीलिए मैंने ये पहले इसलिए रखा है यहाँ पर कि ये धारणा है, इसको यदि पहले ही ध्यान में रख लोगे तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि दुर्घटना हो। यदि आप पहले ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं तो आप जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको और कम कर देते हो कि दुर्घटना होगी। और उसके रीजन होते हैं दुर्घटना होने के, आपका मन नहीं था, आप पे ओवरलोड था, आप कहीं और ध्यान था आपका, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक्सीडेंट के। ठीक है, तो इसको विकसित करना है अपने अंदर। और जबरदस्ती में, जैसे एक चीज और बता दूंगा कि यदि कोई बोल रहा है कि आपको ये काम कर लेंगे क्या, यदि आप किसी भी उसके प्रभाव में आके, या कोई अपनी हायर अथॉरिटी है, एक चीज ध्यान रखना, हायर अथॉरिटी है तो उसको हाँ ही बोलना नहीं है। इससे ही प्रोबेबिलिटी होती है कि घटनाएं बढ़ जाती, दुर्घटनाएं। क्यों? क्योंकि आप उसको मना ही नहीं करना। नहीं बोलना भी सीखें जिंदगी में। नहीं बोलेंगे तो आपकी दुर्घटना के चांस कम हो जाएंगे। हो सकता है आप पे और अलग से बर्डन हो, वर्कलोड है ही है, तो आपने और उसको हाँ बोल दिया, आप तेजी से काम करे जा रहे हैं, दुर्घटना के चांस बढ़ेंगे। तो आप ना पूरा पहले उसको समझा दें कि मेरा काम ये है, यदि मेरा ये काम हो जाता है तो ही मैं उसके बाद ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं ये काम नहीं करूंगा। हमेशा हाँ हाँ ही नहीं बोलना है, हाँ मैं ये कर दूंगा, कि अपने आप को मैं महान दिखाने के चक्कर में ये गलती नहीं करना है। जब भी आप इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ की नहीं, इंडस्ट्री की, आपने ये जरूर करना है, नहीं बोलना भी सीखना है। भाई दुर्घटना हो जाएगी, फिर कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, ओके।